नमस्कार। पहले वाले वीडियो में हमने रेजिडेंस स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की बात की। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस का निर्धारण कैसे होगा, इससे रिलेशन में जितने भी प्रोविजंस हैं, द प्रोविजंस आर गिवन अंडर सेक्शन 6(2). HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि पर्सन को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 231 के अंदर, और पर्सन में इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी ये सब आते हैं। तो हमने इंडिविजुअल की बात पहले कर ली थी, आज हम बात करेंगे HUF के बारे में। HUF भी दो तरह की कैटेगरीज की हो सकती हैं, जैसे हमने इंडिविजुअल्स में बात की थी। HUF रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दो कैटेगरी आप करेंगे। तो रेजिडेंट कब कहलाएगा और नॉन रेजिडेंट कब कहलाएगा? तो बेसिकली HUF इज इंगेज इन बिजनेस। तो यहाँ आपको देखना होगा कि इस मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF। कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ HUF कहाँ हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF इज सिचुएटेड इन इंडिया पार्टली और होली, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। यानी उस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से हो रहा है और इंडिया में ही उसका मैनेजमेंट है और उसका कंट्रोल हो रहा है, तो रेजिडेंट हो जाएगा। और यदि इंडिया में नहीं है और इंडिया से बाहर है तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब है। इसका अर्थ ये हुआ कि वेयर द हेड, या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हेड ऑफ द फैमिली, हेड एंड द सीट जिसमें भी डिसीजन लेते हैं हम, एंड डायरेक्टिंग, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बिजनेस के अंदर। यानी हेड कहाँ बैठ रहा है, उसकी सीट कहाँ है और डायरेक्शन कहाँ से वो मिल रहा है। तो वेयर द हेड, द सीट एंड डायरेक्टिंग पावर आर सिचुएटेड, इफ दीज आर सिचुएटेड इन इंडिया देन हम कहेंगे वो रेजिडेंट है, और इफ दीज आर नॉट सिचुएटेड इन इंडिया तो हम कहेंगे वो नॉन रेजिडेंट है। इंडिया में पार्टली भी हो सकता है और फुली भी हो सकता है। तो आप ये कहें फुली इंडिया में है तो भी रेजिडेंट हो गया, पार्टली है तो भी रेजिडेंट हो जाएगा, और फुली इंडिया से बाहर है यानी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो वो हम कहेंगे वो नॉन रेजिडेंट है। उस केस में वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात आप ध्यान रखें कि HUF में भी तीन तरह की कैटेगरी होती है। रेजिडेंट को फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, ये आपको देखना होगा। क्योंकि HUF में जब आप डिसाइड करते हैं कि वो कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, तो यदि जैसे यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका मालिक कहाँ बैठता है। हो सकता है मालिक इंडिया में है, लेकिन घर इंडिया में है, लेकिन कंट्रोल इंडिया से नहीं हो रहा है, तो वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि उस बिजनेस को कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं, सीट कहाँ है, वेयर इज द सीट, द माइंड ऑफ द HUF, कहाँ बैठ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ से डायरेक्शन मिलता है वो आपका प्लेस माना जाएगा, और यदि इंडिया में है तो रेजिडेंट हो जाएगा। अब आप देखिए, फिर आपको देखना होगा कि वो OR है या NOR है। तो OR और NOR का निर्धारण करने के लिए दिस विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कर्ता ऑफ HUF, यानी HUF का जो कर्ता है उसके बेस पर आप डिसाइड करेंगे कि वो OR है कि NOR है। तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल की जो एडिशनल कंडीशंस हैं, इंडिविजुअल की जो एडिशनल कंडीशंस हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। इंडिविजुअल की एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस क्या हैं? एडिशनल कंडीशन में नंबर 1, एडिशनल कंडीशंस जो हैं इंडिविजुअल्स की, वो आप देखिए कि HUF का कर्ता उसको फुलफिल करता है कि नहीं करता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब आप ये डिटरमाइन करते हैं कि वेदर ए पर्टिकुलर HUF इज रेजिडेंट और नॉट, इन दैट सिचुएशन द रेजिडेंस ऑफ कर्ता इज नॉट इंपॉर्टेंट।
केवल आपको ये देखना है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। उसमें आप सिर्फ ये देखिए उसका बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, कहाँ से मैनेज हो रहा है। इंडिया से हो रहा है रेजिडेंट, इंडिया से नहीं हो रहा है नॉन रेजिडेंट। लेकिन जब आप ये देखना चाहते हैं कि रेजिडेंट के अंदर भी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो फिर आप कर्ता का रोल क्रिएट होता है। तो फिर आपको देखना है कि उसका कर्ता वो एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन एडिशनल कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल्स, तो वो क्या है? नंबर 1 कि गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष तक वो रेजिडेंट रहा हो, एटलीस्ट 2 years वो रेजिडेंट रहा हो आउट ऑफ 10 years जस्ट प्रेसिडिंग टू द प्रीवियस ईयर। अब आपका प्रीवियस ईयर 2021-22 है और इसके पहले के 10 साल आप ले लीजिए। इन 10 सालों के अंदर वो रेजिडेंट कम से कम 2 बार रेजिडेंट रहना चाहिए। रेजिडेंट कब कहलाएगा? आइदर ही हैज टू स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और 60 days during the previous year and 365 days during the 4 years just preceding to the previous year। इन दो में से कोई एक कंडीशन पूरी होती है तो हम कहेंगे वो रेजिडेंट है। तो कर्ता का एक कंडीशन आप चेक कर लीजिए कि वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड he has to stay in India for at least 730 days during the 7 years just preceding to previous year। प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले के 7 सालों में वो 730 दिन भारत में रहता हो, 730 days यदि वो इंडिया में रह गया तो आप ये मान के चलिए कि वो कंडीशन पूरी कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन वो पूरी कर लेता है करता, तो हो जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और यदि वो करता एक कंडीशन पूरी नहीं करता है तो बन जाएगा NOR। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं ये कह दूं यहां पर भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि वो या तो OR होगा या NOR होगा और या NR होगा। तो यहां पर बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन भी देख लीजिए। बेसिक कंडीशन भी पूरी कर रहा है, एडिशनल भी कर रहा है तो OR हो गया। बेसिक कर रहा है, एडिशनल नहीं कर रहा है तो NR हो गया। और बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करेगा तो NR हो जाएगा। अब यह बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन यह है कि उसका कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट कहां है। यदि उस बिजनेस HUF का बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो उस केस में आप कहेंगे वो इंडिया में है। तो बेसिक कंडीशन कहलाती है कि उसका बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इंडिया से हो रहा है तो वो बेसिक कंडीशन पूरी मानी जाएगी और रेजिडेंट हो जाएगा। और इंडिया से नहीं हो रहा है तो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। और एडिशनल कंडीशन वही इंडिविजुअल वाली कंडीशंस एप्लीकेबल होगी। तो HUF का डिटरमाइन करने के लिए भी उसी तरह से डिसाइड करना है जैसे आपने इंडिविजुअल का किया है। फर्क कितना सा है, वहाँ बेसिक कंडीशन अलग थी और यहाँ बेसिक कंडीशन में आपको ये देखना, ये बेसिक कंडीशन केवल समझाने के लिए आपको ये वर्ड यूज़ किया है। बेसिक कंडीशन वर्ड इज नॉट बीइंग यूज्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट। ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि बेसिक कंडीशन का मतलब उसका बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है। यदि इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो वो हम कहेंगे बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है, और पूरी करेगा तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। और फिर उसके बाद आपको देखना है कि उसका कर्ता जो है HUF का कर्ता वो कंडीशन पूरी करता है कि नहीं करता है। तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए कर्ता का कोई रोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कर्ता का रोल तब स्टार्ट होता है जब आप रेजिडेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, OR और NOR। तो आपको उसका डिसाइड करना होगा, अदरवाइज को डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया HUF। और ठीक इसी तरह से एक और आइए, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म। यदि किसी पार्टनरशिप फर्म का आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का डिटरमाइन करना हो, वो सेक्शन 6(3) है। तो उसमें फर्म केवल 2 तरह की हो सकती हैं, या तो होगी वो रेजिडेंट और या फिर होगी नॉन रेजिडेंट। केवल 2 ही तरह की हो सकती है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। यदि वो रेजिडेंट कब कहलाएगा? जब उसका बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता हो। यदि इंडिया से कंट्रोल होगा, फर्म का सेक्शन 6(2) है, यदि इंडिया से कंट्रोल हो रहा है बिजनेस उसका, तो हम ये कहेंगे कि फुली कंट्रोल बाय थ्रू इंडिया और पार्टली कंट्रोल थ्रू इंडिया तो रेजिडेंट है, और इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंट्रोल मैनेजमेंट, तो नॉन रेजिडेंट। जैसे अभी हमने HUF में पढ़ा, ठीक उसी तरह से इसका भी आपको डिसाइड करना होगा कि बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है ना। तो यदि इंडिया से कंट्रोल होता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म ऑफ द पर्सन ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड इन इंडिया पार्टली और
होली, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, और इंडिया में नहीं है तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो फर्म के केस में केवल दो ही तरह के होते हैं। तो हमने तीन तरह की बातें कर ली। एक तो हमने बात की इंडिविजुअल्स की, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ इन दोनों के अंदर तो ओआर, एनओआर और एनआर भी होता है, जबकि फर्म के अंदर जब आप डिसाइड करेंगे तो दो ही कैटेगरी होगी, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, दो ही होती है। ठीक इस तरह आइए लास्ट में एक और कंपनी के केस में। यदि हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के केस में रजिस्टर्ड कंपनी का सेक्शन आता है 6(3) और कंपनी भी दो ही तरह की होती हैं, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अब इसमें थोड़ी तीन कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी कंपनीज के केस में। कंपनीज के केस में एक सेक्शन 6(3)(1) आता है, वो आते हैं इंडियन कंपनी के लिए। यदि कोई इंडियन कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर होता है, इसका रजिस्ट्रेशन, तो ऑलवेज रेजिडेंट माना जाएगा। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट। कुछ नहीं देखना है बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ देखना है कि इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट हो जाएगी। फिर एक सेक्शन होता है 6(3)(2). इसमें फॉरेन कंपनी आती है। आप इसमें ले लीजिए फॉरेन कंपनी, यानी इंडियन कंपनी है तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, उसको आप रेजिडेंट डिक्लेयर कर दीजिए, ओके। और फॉरेन कंपनी है तो देखिए कि उसका टर्नओवर कितना है, ग्रॉस रिसिप्ट कितना है। यदि उसका टर्नओवर एक्सीड करता है 50 करोड़ से, यानी फॉरेन कंपनी है और आप देखिए कि उसका टर्नओवर कितना, दो कैटेगरीज में आपको ध्यान रखनी है, 50 करोड़ से ज्यादा है या कम है। यदि 50 करोड़ से ज्यादा है तो इट विल बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज इन इंडिया। यानी 50 करोड़ से ज्यादा है फॉरेन कंपनी का और उसका क्या कहते हैं इसको, प्लेस ऑफ द इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी उसको बिजनेस को कंट्रोल करने का प्लेस कहाँ है, वो महत्वपूर्ण होता है ना। तो ये तभी होगा यदि वो इंडिया के अंदर है, तो इट विल बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इज इन इंडिया, यानी इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। और एक फॉरेन कंपनी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, 50 करोड़ से कम है, लेस देन 50 करोड़, तो वो हमेशा नॉन रेजिडेंट होगी, वो हमेशा नॉन रेजिडेंट। तो कंपनी का केस जनरली तब आता है कि जब आप कंपनी का असेसमेंट करेंगे तब आपको उसमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो तीन तरह के इसमें हो गए, एक तो आपका इंडिविजुअल एचयूएफ की 1 कैटेगरी हो गई, सेकंड फर्म की हो गई, और तीसरी आपकी कंपनी की हो गई। तो सेक्शन 6(1) में आपको इंडिविजुअल की बात करता है, सेक्शन 6(2) एचयूएफ की बात कर रहा है, और फर्म के सेक्शन 6(2) आ रहा है सेक्शन उसमें भी, और कंपनी के केस में सेक्शन 3 कवर होता है। तो ये हमने रेजिडेंट स्टेटस के बारे में पढ़ लिया कि रेजिडेंट स्टेटस कैसे डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स कैसे होता है, यानी रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर कौन सी इनकम पर उसको टैक्स देना पड़ता है और कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, ओआर को कौन सी इनकम पर टैक्स देना होगा, एनओआर को कौन सी इनकम पर टैक्स देना होगा। ये डिटेल बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो कहलाएगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये अभी हमने केवल रेजिडेंशियल स्टेटस की बात की है। तो लास्ट में यह बात आप ध्यान रखें, द क्वांटम ऑफ टैक्स लायबिलिटी इज डिपेंड अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन, और रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर ही टैक्स का कैलकुलेशन होगा, टैक्स उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहला काम जो आपका होता है इनकम टैक्स एक्ट में, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस का डिटरमाइन करना होता है। वो करने के बाद ही हम टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।